नमस्ते, खुश रहो बेटियाओ। आई एम डॉक्टर हिमांशु माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, फैकल्टी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी. Today we will discuss second topic of fundamental analysis, which is economic analysis. We start with the economic analysis. The performance of company depend on performance of economy. If the economy grow rapidly, industry can also be expected to show rapid growth and vice versa. Basically एक कंपनी जो होती है वो कंपनी काम करती है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री काम करती है कंट्री में. तो अगर यह देखा जाए तो कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कह दो किससे रिलेटेड है, हमारी कंट्री के इकोनॉमी से. अगर हमारी नेशन की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बूम पीरियड है, इसका मतलब वहां पे लोगों के पास में पैसा है, लोग प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, तो इसका मतलब वहां पे कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में होगी. और जब डिमांड मार्केट में होगी तो सीधी सी बात है कंपनी का रेवेन्यू भी ज्यादा होगा. रेवेन्यू ज्यादा होगा तो कंपनी इजीली अपनी कॉस्ट को कवर कर सकती है और प्रॉफिट अर्न कर सकती है. और यही मैं अगर इसका नेगेटिव पॉइंट लूं कि अगर कंपनी में रिसेशन चल रहा है, रिसेशन में क्या होता है, लोगों के पास में पैसा नहीं होता है. तो जब लोगों के पास में पैसा नहीं है तो वो केवल अपनी नेसेसिटी की चीजें परचेज करेंगे, तो यहाँ पे दूसरे आइटम्स की डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी, तो वहां पे उन कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कम होगी, तो कंपनी के पास में रेवेन्यू नहीं आएगा. रेवेन्यू नहीं आएगा तो प्रॉफिट नहीं होगा और कंपनी लॉस में जाएगी. तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं हमारी इकोनॉमी का कंपनी की परफॉर्मेंस पे भी इंपैक्ट आता है. When the level of economy is low, stock price are low. When the level of activity is high, stock price are high, reflecting the prosperous outlook for the sale and profit of firm. तो सीधी सी बात है, अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी, इसका सीधा सा मतलब है वो शेयर होल्डर में ज्यादा डिविडेंड दे सकती है. जब ज्यादा डिविडेंड देगी तो लोग ये चाहेंगे कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो वहां पे उसके शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी. शेयर्स की डिमांड बढ़ने के कारण शेयर्स की प्राइस भी बढ़ेगी. और इसका नेगेटिव पॉइंट लेते हैं कि कंपनी लॉस में जा रही है, अपने शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट नहीं कर पा रही है, तो वहां पे कंपनी के शेयर्स की डिमांड कम होगी. जब डिमांड कम होगी और सप्लाई ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली शेयर्स की प्राइस क्या आएगी, डाउन आएगी. द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द की इकोनॉमिक वेरिएबल दैट एन इन्वेस्टर मस्ट मॉनिटर एज अ पार्ट ऑफ हिज फंडामेंटल एनालिसिस. अब जब आप इकोनॉमिक एनालिसिस करने जा रहे हो तो इकोनॉमिक एनालिसिस करते समय आपको किन किन फैक्टर को कंसीडर करना है. ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मानसून एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. इन सभी पॉइंट्स को हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे. तो इकोनॉमिक एनालिसिस का मतलब क्या है, ये पता करना कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी का हमारी कंपनीज के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, कंपनी ग्रो कर रही है या डिक्लाइन कर रही है. और इकोनॉमी के सब फैक्टर को कंसीडर करते हुए हमें क्या करना है, कंपनी का एनालिसिस करना है. We are starting with the analyzing the various economic factor for analyzing the performance of company, how these factor affect the company's performance. First is growth rate of national income. एक नेशन की ग्रोथ रेट को मेजर करने के लिए आपके पास में तीन टूल है, जीडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी. जीडीपी का मतलब होता है कि आपकी कंट्री का डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है. जीएनपी का मतलब है आपकी कंट्री में जो रेजिडेंट पर्सन है उनके द्वारा कितना प्रोडक्शन किया गया. एनएनपी इज द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड जीडीपी. जो अपनी गवर्नमेंट है वो भी टाइम टू टाइम आपको इनसे रिलेटेड डेटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराती हैं, तो आप इन डेटा और इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करके ये देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में इकोनॉमी किस तरफ जाएगी, बूम जाएगी या रिसेशन जाएगी. इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन मीन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड डिक्रीज द पावर ऑफ कंज्यूमर. इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि गुड्स की वैल्यू बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, जिसके कारण कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम होती है. एक सीधा सा एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल आप 1 kg शुगर लेके आए और उसके आपने रुपए दिए 10 रुपए. अब उस शुगर की प्राइस 1 kg की प्राइस 10 रुपए से बढ़ के 12 रुपए हो गई. अब सीधी सी बात है, आपको 10 की जगह 12 रुपए देने पड़ेंगे और आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई. कैसे कि पहले आप 10 रुपए में 1 kg लाते थे, अब आप 10 रुपए में केवल कितना ला रहे हो, 850 ग्राम या 900 ग्राम.
तो अगर इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है तो नेसेसिटी गुड्स के अलावा बाकी के जो भी गुड्स है कंज्यूमर उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने लगेंगे, जिसके कारण उन प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी तो सेल कम होगी, सेल कम होने से प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो कंपनी डिविडेंड दे नहीं पाएगी, डिविडेंड नहीं देगी तो लोग कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे नहीं, और जब इन्वेस्ट करेंगे नहीं तो शेयर्स की सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड कम होगी। और ये सीधा सा रूल है, अगर सप्लाई बढ़ती है और डिमांड कम होती है तो उसकी प्राइस भी डिक्रीज होती है, तो यहाँ शेयर की प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर इन्फ्लेशन रेट कम है तो कंपनी के पास चांस है कि वो अपनी ग्रोथ कर सके, और इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है तो कंपनी लॉस में जा सकती है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि किस इंटरेस्ट रेट पे कंपनी को बाहर से फंड मिल रहा है। बेसिकली कंपनी के पास में अगर खुद का पैसा है तो वो नया एक्सपांशन कर सकती है, नया प्लांट लगा सकती है, नए प्रोजेक्ट ला सकती है। बट अगर कंपनी के पास में खुद के पास में कुछ भी पैसा नहीं है और वो कुछ नया करना चाहती है, नया प्रोडक्ट लाना चाहती है, प्लांट लाना चाहती है, नई फैक्ट्री लगाना चाहती है, तो उसको बाहर से पैसा लेना पड़ेगा। अब वो कंपनी जितनी भी कॉस्ट है वो बेसिकली कवर कहाँ से करती है, अपने कस्टमर से। तो अब अगर कंपनी को एग्जांपल लेता हूँ मैं, 10% पे पैसा मिल रहा है बाहर से इंटरेस्ट रेट पे, तो वो कस्टमर से 10% कवर करेगी, सीधी सी बात है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंटरेस्ट 10% के हिसाब से ऐड किया जाएगा, और वही अगर 12 रुपये में 12% पे इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा मिल रहा है तो कंपनी कॉस्ट में 12% इंटरेस्ट ऐड करेगी, तो सीधी सी बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहाँ पे बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से गुड्स की प्राइस बढ़ेगी, और गुड्स की प्राइस बढ़ने के कारण कंज्यूमर उस गुड्स का सब्स्टिट्यूट ढूंढने लगेंगे जो कम प्राइस पे अवेलेबल हो, तो अल्टीमेटली वहाँ पे कंपनी की डिमांड कम होगी, कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में कम सेल होंगे। अब जब कम सेल होंगे सीधी सी बात है रेवेन्यू कम आएगा तो प्रॉफिट कम आएगा, प्रॉफिट कम आएगा तो वो डिविडेंड नहीं दे पाएगी, तो लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे नहीं और उसके शेयर्स की सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड कम होगी, जिसके कारण शेयर्स की प्राइस डिक्लाइन आएगी। और उसी तरफ हम दूसरी सिचुएशन लेते हैं कि अगर 8% पे ही उसको इंटरेस्ट रेट पे अगर उसको पैसा मिल रहा है, फंड मिल रहा है, तो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में इंटरेस्ट रेट 8% की ऐड करेगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी, कम आएगी तो गुड्स की वैल्यू भी कम आएगी। जब गुड्स कम प्राइस पर अवेलेबल होगा मार्केट में तो लोग परचेज करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली शेयर्स की प्राइस भी बढ़ेगी। तो लो इंटरेस्ट रेट में रिजल्ट इन मेकिंग credit available easily and cheaply. It implies lower cost of finance for companies and thereby assure higher profitability. Higher interest rate result in higher cost of production, which may lead to lower profitability and lower demand. Next, we start with the infrastructure. The development of an economy depends very much on infrastructure available. The availability of infrastructure facilities such as power, transportation and communication system affect the performance of company. Basically अगर देखा जाए तो अपनी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंपनी की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। अगर कंपनी को इजीली इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंटरनेट ये फैसिलिटी मिलती है तो कंपनी के पास में चांसेस रहते हैं कि वो अच्छा प्रोडक्शन कर सके, अच्छी एडवर्टाइजिंग कर सके, अपनी डिमांड बढ़ा सके। वही अगर दूसरी तरफ ना तो कंपनी के पास में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, ना तो वो रॉ मटेरियल मंगा सकती है, न ही प्रॉपर नेटवर्किंग सिस्टम है, कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पे कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाती है। उसको अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपना गुड्स, रॉ मटेरियल मंगाना पड़ता है जिसकी कॉस्ट हाई आती है। अगर ऑन रोड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है आपको बाय एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपना रॉ मटेरियल मंगाना पड़े। इसीलिए कंपनी क्या करती है, जब अपना प्लांट सेटअप करती है तो सबसे पहले वो अपनी लोकेशन देखती है कि मैं किस जगह पे अपना प्लांट सेटअप करूं जहां पे मुझे सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज मिल जाए। तो एक कंपनी की परफॉर्मेंस में ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी कंसीडर की जाती हैं। मानसून, मानसून का जो इम्पैक्ट है बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे आता है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका कई चीज़ों को बनाने में यूज़ में लिया जाता है। अगर हम ये देखें, अगर मानसून अच्छा है तो यहाँ पे सीधी सी बात है खेती अच्छी होगी, एग्रीकल्चर वर्क अच्छा होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो कम रेट पे वो मटेरियल अवेलेबल होगा। वही दूसरी तरफ हम जाते हैं कि मानसून नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो उन रॉ मटेरियल की स्कैरिटी हो जाएगी, वो कम क्वांटिटी में अवेलेबल रहेंगे जिसके कारण उनकी प्राइस बढ़ जाएगी, और रॉ मटेरियल की प्राइस ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा आएगी। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर एक देखा जाए कंपनी की परफॉर्मेंस को
हमारा जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी अफेक्ट करती है। अगर बार बार गवर्नमेंट चेंज हो रही है, हर 2 साल 3 साल में गवर्नमेंट चेंज हो रही है, तो कंपनी की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आएगा। हर गवर्नमेंट अपने रूल्स रेगुलेशन लेके आएगी, अब जब तक कंपनी उसको समझेगी तब तक नई गवर्नमेंट आ जाएगी, फिर वो अपने नई रूल्स रेगुलेशन लाएगी, तो यहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी। Session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University, and I hope you are satisfied with my digital session, and if you have any query please mention in comment box, I will solve it.